सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। साथियों, ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हमने ट्राइंगल का जो कल सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस वाली प्रॉपर्टी है वो हमने सीख ली थी, समझ ली थी बहुत अच्छे से। ठीक है, आज उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में किया करो जरूर। ठीक है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई अगर पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, तो थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि कोई भी दो ट्राइंगल जो है वो सर्वांगसम कब होते हैं, कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं, जब उसमें एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो, वो सर्वांगसम होते हैं यानी कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, दूसरा सिमिलर कब होते हैं, जब एंगल तो बराबर हो लेकिन साइड का जो है वो रेशियो इक्वल हो, साइड जो है वो प्रोपोर्शनल हो, करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। चलो अब क्वेश्चन है आज के लिए पहला ये, उसने कहा यदि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर हैं और ए बी इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर, बी सी है 8 सेंटीमीटर, पी क्यू है 18 सेंटीमीटर, तो क्यू आर की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए आप लोग करो, मैं डायग्राम बनाता हूं। उसने कहा दो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज है एबीसी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। और दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। उसने कहा ए बी 12 है, चलो ए बी 12 है और बी सी 8 है, बी सी 8 है और पी क्यू 18 है, तो पी क्यू 18 है और वैल्यू किसकी पूछी है, क्यू आर। देखो ये वाली हमें बतानी है वैल्यू। तो जब ये सिमिलर ट्राइंगल हैं, दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी होती है कि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं वो समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ए बी के संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, अब ए बी कितना है 12 अपॉन पी क्यू कितना है 18 बराबर बी सी कितना है 8 और क्यू आर हमें बताना है। सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 और 3 से भाग करेंगे, 3 से 1 और 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो यहाँ क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाँ क्यू आर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 गुणा 6 यानी 12 और वो सेंटीमीटर। यही पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बताइए समझ आया आपको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बना लिया करो, डायग्राम बनाने से हमारी जो समझ है, जो हमारी जो अप्रोच है वो क्लियर हो जाती है एकदम। कर लिया, लिख लिया। नेक्स्ट, दो समान त्रिभुजों, समान नहीं है ये सिमिलर है ना, दो समरूप, कैसे त्रिभुज हैं, दो समरूप सिमिलर, दो समरूप त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर के जो परिमाप है पैरामीटर वो 75 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल पीक्यूआर की एक साइड 20 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल एबीसी की संगत भुजा बतानी है। ठीक है, क्या क्या रखा, पैरामीटर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर आर 75 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इफ ए साइड ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी की हमें ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड बतानी है। ठीक है, अच्छा दो ऑप्शन कटे हुए हैं, करो आप लोग। ये ऑप्शन है 10, 15, 20 और 30, कितना आया 30। चलो देखते हैं। उसने कहा दो ट्राइंगल है भाई, एक तो ट्राइंगल एबीसी है, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं बस आपको। ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल पीक्यूआर है और दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, समरूप हैं, सिमिलर हैं
अब इसमें जो ट्राइंगल एबीसी का पैरामीटर है वो तो है 75 सेंटीमीटर, और ट्राइंगल पी क्यू आर का पैरामीटर कितना है 50 सेंटीमीटर। और ट्राइंगल पी क्यू आर की कोई भी एक साइड देख लो, कोई भी एक साइड, मान लो ये क्यू आर है दे रखी है हमें 20 है मान लो, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी बीसी, इसमें हमें बीसी की वैल्यू बतानी है। तो अब हमने आपको बताया था कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके जो पैरामीटर होते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड के कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, मतलब प्रोपोर्शनल होते हैं कह सकते हैं, या प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे कि ट्राइंगल एबीसी का परिमाप, ट्राइंगल एबीसी का परिमाप बटे ट्राइंगल पीक्यूआर का परिमाप, बराबर करस्पॉन्डिंग साइड, अब एबीसी लिया है तो एबी की कोई साइड लेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड फिर दूसरे वाले ट्राइंगल की मिलेंगे, तो ए बीसी कितना आ जाएगा, बीसी अपॉन क्यू आर। अब ट्राइंगल एबीसी का पैरामीटर कितना है 75 अपॉन ट्राइंगल पी क्यू आर का पैरामीटर कितना है 50 इज इक्वल टू बीसी कितना है नहीं पता, बताना है, और क्यू आर कितना है 20। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से बीसी बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू 15 यानी 30 सेंटीमीटर, और यही हमसे पूछा है ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड, तो कितना आ जाएगा 30। अब समझ आया। तो कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उससे हमारी अप्रोच क्लियर हो जाती है, हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। तो आपको अभी ऐसा करना है, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा टाइम में करना है, समझ विकसित करते हुए, समझ बढ़ाते हुए, ठीक है, अप्रोच अपनी क्लियर करते हुए। वरना अगर आप अभी सोचोगे कि मैं देखते ही क्वेश्चन कर दूं तो हो सकता है एग्जाम में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी ना कर पाओ। इसलिए अभी आप क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हो इसलिए स्पीड पे फोकस मत करो, स्पीड पे फोकस करेंगे जब हमारी पूरी अप्रोच क्लियर हो जाएगी, जब हम टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, या हम क्रैश कोर्स चलाएंगे, या फिर कोई भी जो स्पीड वाली चीज होगी वहां पर हम स्पीड को देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यह है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ जो है वो सिमिलर ट्राइंगल है, और ए बी 10 सेंटीमीटर है, डी 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, एरिया का रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर एरियाज। करो, मैंने क्या लिखाया था, करो आप लोग। ठीक है, दो ट्राइंगल हैं, एक है एबीसी और एक है डीईएफ। उसने कहा ए बी 10 है और डीई जो है वो 8 है। अब उसने त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। अब हमने आपको लिखाया था जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं समरूप त्रिभुज, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब ट्राइंगल एबीसी का एरिया, ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्षेत्रफल और ट्राइंगल डीईएफ का एरिया, बराबर जो है वो भुजाओं के वर्ग के समानुपाती। अब करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजाएं लेंगे, अगर हम ए बी लेंगे, ए बी का स्क्वायर अपॉन डीई का स्क्वायर, ठीक है। अब ट्राइंगल एबीसी का एरिया, अच्छा रेशियो पूछा है हमसे, तो अगर मैं बात करूं ए बी कितना है 10 लिख दिया, और बीसी कितना, डीई कितना है 8। अब क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, हम ऐसे ए बी अपॉन डीई का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हमने वही करेंगे, जिससे कि 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। अब देखेंगे रेशियो, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 4 का 16, तो रेशियो जो कितना जाएगा 25 अनुपात 16, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर। बताओ समझ आया। तो कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना, समझने के लिए बनाया गया है केवल, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कर लिया, चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट है, दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:16 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात बताओ। बिल्कुल 3:4 हो गया भाई। अभी जो हमने लिखवाया था, क्या लिखवाया था, हमने लिखवाया था एरिया, एरिया 1 और एरिया 2, ये जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, साइड 1 के स्क्वायर और साइड 2 के स्क्वायर के। भाई हमने यही तो लिखा था डिटेल में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले वाले त्रिभुज की साइड का स्क्वायर बटे दूसरे वाले त्रिभुज की साइड का स्क्वायर। तो अगर मैं साइड का स्क्वायर हटा दूं तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट a1/a2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, साइड 1 और साइड 2 के रेशियो के। ठीक है, तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें रेशियो दे रखा है उनके एरिया का, उसका एरिया का क्या बना दो, स्क्वायर रूट निकाल दो 9/16। तो साइड का रेशियो कितना आ जाएगा, तो ये सब कुछ हम एक लाइन में खत्म कर सकते हैं, 3 और 4, 3:4। तो ये रेशियो कितना बन जाएगा, 3:4, 3:4। ये ऑप्शन आ जाएगा बी, है ना। ये सब करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आपको बस यहीं से फोकस कर लेना है इस पे कि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ क्या किसका रेशियो आएगा, साइड का स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ ये डायग्राम है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करो आप लोग। यदि QR/XY, हमें क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है QR/XY, ये कितना दे रखा है 14/9, 14/9, और PY की वैल्यू दे रखी है 18, और PQ की वैल्यू बतानी है, PQ। करो, गलत ना हो गया। हाँ कोई मतलब ही ना होता इसका ठीक है, तो हाँ PY का तो मतलब ही ना है। PY का मतलब नहीं, क्यों नहीं है, ये रही PY। अच्छा अच्छा, डायग्राम बना, हाँ डायग्राम बना हुआ है। या इसमें करो, कल वाली अप्रोच पर आधारित है ये, है ना भाई। अब हम जैसे सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे हैं, तो फायदा हमारा ये है कि प्रॉपर्टी वही लगनी है कहीं ना कहीं, है ना, हमें पता चल गया कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है। अब वो लगना किस तरह है, कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर बनेंगे, 28 आ गया, चलो देखते हैं। ठीक है, हमने देखा कि यहाँ जैसे अगर मैं बात करूं, पहले तो कोण देख लेते हैं कि एंगल कितने कितने बैठ रहे हैं। ठीक है, तो एंगल के लिए हमने क्या करा, जैसे 105 है तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 75, 75 हो गया। अब अगर मैं बात करूं PQR की, है ना, गलत हो गया। अच्छा, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल PQR की, तो ये 60 है और ये 75 है, तो कितना हो गया 135। तो ये वाला कितना बचा, 45, 45। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ट्राइंगल PXY की, तो ये 45 है और ये 75 है, कितना हो गया 120। तो ये कितना बचा 60। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर मैं बात करूं ट्राइंगल PXY एंड ट्राइंगल PQR में, देखो PXY ये ट्राइंगल है और PQR ये वाला ट्राइंगल है। अब हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कोण, देखो ट्राइंगल, पहले बात करूं मैं PXY की, तो ट्राइंगल PXY में ये वाला कोण और ट्राइंगल PQR में ये वाला कोण कॉमन है, बराबर है। अब ट्राइंगल देखो, इसमें PYX एंगल, जो PYX है वो किसका इक्वल है, PYX है 75 और PQR है 75, तो बराबर है PQR के। ठीक है, और एंगल PXY, एंगल PXY जो एंगल है वो एंगल 60 है और PRQ 60 है। ठीक है, अब तो सिमिलर ट्राइंगल कौन कौन से होंगे, देखो अगर मैंने यहाँ ट्राइंगल PXY लिखा है ना, ट्राइंगल PXY, जब दो एंगल बराबर हैं, यहाँ तो तीनों एंगल बराबर हैं, तो जब एक ट्राइंगल के 3 एंगल दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल के इक्वल होते हैं और साइड हमें दे रखी कोई इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो वो ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर।
तो ट्राइंगल पी एक्स वाई ले लिया। अब अगर हमने पी लिया है तो दूसरे वाले त्रिभुज में भी ट्राइंगल में पी बना है, लेकिन एक्स वाला जो कोण है वो 60 है और यहाँ 60 कौन सा है, आर वाला है, तो एक्स की जगह कितना आ गया, आर। अब क्या बचा, क्यू। तो ये वाले एंगल, ये वाले ट्राइंगल होंगे सिमिलर, है ना, ट्राइंगल पी एक्स वाई और पी आर क्यू। अब बहुत से बच्चों को ना उन्हें सिमिलर तो पता चल गया, लेकिन कंडीशन कैसे लगानी है वो समझ में नहीं आती। तो उसे लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है डायग्राम को अलग से बना लो। डायग्राम को हमने ऐसा बना ले रहे हैं, दो ट्राइंगल बना ले रहे हैं, ठीक है। हमने एक का नाम रखा पी एक्स वाई, उसी क्रोनोलॉजी में पी एक्स वाई, फिर रखा पी आर क्यू, पी आर क्यू। देखो देखो पी एक्स वाई और पी आर क्यू, पी एक्स वाई और पी आर क्यू, क्रोनोलॉजी सेम है। अब वैसे भी आप देखोगे एक्स वाला 60 है कोण और आर वाला 60 है कोण, सिमिलर हो गए। अब इसमें आप प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से लगा सकते हो, देखो क्या लगा सकते हो, पी एक्स अपॉन पी आर इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन पी क्यू, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड हमने लिखनी वही पी एक्स अपॉन पी आर, एक्स वाई अपॉन आर क्यू और पी वाई अपॉन पी क्यू। अब हमें क्या दे रखा है, क्यू आर और एक्स वाई दे रखा है, क्यू आर भाई क्यू आर और एक्स वाई, एक तो हमें ये दे रखा है ना। अच्छा, और एक हमें पी वाई दे रखा है, पी वाई दे रखा है और पी क्यू पूछा, तो हम इन दोनों कंडीशन इक्वल कर दें। तो एक्स वाई अपॉन आर क्यू कितना होगा, अब एक्स वाई 9 और आर क्यू 14, तो 9/14 हो जाएगा, 9/14 इज इक्वल टू पी वाई कितना है 18 और पी क्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो देखोगे बिल्कुल ठीक है, 9 दूनी 18 और 14 दूनी 28, तो जो पी क्यू की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया, कर सकते हैं। तो अगर आपको डायग्राम में चीजें ना अप्लाई कर सको तो दोनों के डायग्राम अलग बना लो, ये पता करने के बाद कि सिमिलर ट्राइंगल कौन से हैं, समरूप त्रिभुज कौन से हैं, समझ आए। अब वो आप कोण के हिसाब से देख सकते हो कि ये वाला कोण 60 है, ये वाला कोण 60 है, तो x की जगह r आना है, तो यहाँ x है दूसरे नंबर पे, तो देखो यहाँ दूसरे नंबर पे r आ गया। y वाला कोण, कोने वाला 75 है और q वाला 75 है, तो y की जगह q आना है। हाँ, मैंने कल भी समझाया था, अगर किसी ने कल वाली जो क्लास है वो ना देखी हो तो पहले कल वाली क्लास जरूर देखना, आपकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, एकदम बहुत बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगी साफ, बहुत अच्छे से समझाया गया उसमें। ले उसका स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। कर लिया, चलो नेक्स्ट। यह है, यदि AD इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, EC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, तो BD की वैल्यू बतानी है ना। और ये डायग्राम दे रखा है, करो आप लोग, उसी की तरह है लगभग, आपको दिख रहा होगा, है ना, करो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए हैं CGL में। और CGL के भी मेंस एग्जाम में आए हुए हैं ये, समझ गए, इतने छोटे मोटे हल्के हल्के फुल्के क्वेश्चन नहीं है। और ये अगर आप कर पा रहे हो तो फिर बहुत आसानी से आपकी अप्रोच क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। मैं पहले से अलग दो छोटे डायग्राम बना लेता हूं। नाम बाद में लिखेंगे। देखो पहले वाले त्रिभुज में हमें दो कोण पता थे, इसमें एक कोण पता है ना। लगाओ थोड़ा सा दिमाग, चलाओ दौड़ाओ। भाई ये तो हमें पता है, अगर मैं ट्राइंगल
ADE की बात करूं और ट्राइंगल ABC की बात करूं तो ये वाला जो एंगल है ये तो कॉमन होगा, ए वाला। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल में ऊपर ए लिख लेता हूं नाम, है ना। अब देखो हम बिना प्रूफ करे डायरेक्ट करेंगे। हमें दिख रहा है एंगल E 70 है और एंगल B 70 है। तो अगर मैंने एंगल E ये ले लिया 70, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? B, ये आएगा 70। और हमने कहा ए दोनों में बराबर है। देखना ट्राइंगल के दो कोण नहीं हो गए बराबर, अब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा ही, ये वाला इसके बराबर होगा। अब नाम कौन सा बचा? ए और ई आ गया। अगर मैं बात करूं AED की तो यहां बचा डी, और मैं बात करूं ए और बी की तो नाम आया सी। तो ट्राइंगल AED सिमिलर ट्राइंगल है AED तो ABC। अब जब दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं और हमें साइड के बारे में पता है, यहां लिख लेते हैं क्या क्या है। AD तो 12 है, AD 12 है, और AE 8 है, AE 8 है, और EC 14 है, EC 14 है। चलो इसे बाद में देखेंगे, यहां लिख लेते हैं। चलो पहले AE कितना है? 8, और AD कितना है? 12, और EC 14 दे रखा है। जब EC 14 है तो मैं यहां लिख सकता हूं AC कितनी होगी? 22, है ना। EC 14 है ना, और AE 8 है, तो पूरी AC कितनी होगी? 8 है 14 22, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा क्या है? वैसे उसने BD के बारे में पूछा है। तो देखना BD तो ये है, तो BD का मतलब अगर हमें AB मिल जाए तो हम BD तक पहुंचेंगे। तो हम अगर करस्पॉन्डिंग साइड लगाएंगे तो AE के करस्पॉन्डिंग कितनी हो गई? AB। तो AE अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AC। अब AE कितना है? 8, और AB कितना है? पता नहीं हमें। AB बराबर AD कितना है? AD है 12, और AC कितना है? 22। सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ AB की जो वैल्यू मिली हमें वो मिली 44/3, 44/3, ठीक है। अब AB की वैल्यू 44/3 है, AB की वैल्यू मिल गई 44/3, और हमसे पूछा है उसने क्या? BD। तो BD कैसे निकालोगे? तो अगर मैं AB में से BD बराबर लिख सकता हूं, अगर मैं AB में से AD घटा दूं, AB में से अगर AD घटा दूं तो तभी तो BD बचेगा, तो हमने ले लिया। तो अब AD कितना है? 44/3, और AD कितना है? 12। तो अब हम देखेंगे, एलसीएम लेंगे 3, तो 12 तिया 36, और 44 माइनस 36 कितना हुआ? 8। तो हमारा BD की वैल्यू कितनी आई? 8/3, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बताओ, समझ आया? बढ़िया था। हाँ, तो मेंस का क्वेश्चन था तो बढ़िया तो होगा ही, है ना। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया है, क्या करना है? 2 ट्राइंगल बना लेने हैं, सबसे आसान यही पड़ेगा। इसमें उलझ जाओगे एक बार, गलती भी कर सकते हो, लेकिन उसमें गलती नहीं होने की बिल्कुल भी। कर लिया? चलो स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है। अच्छा, ये थोड़ा हमें थ्योरम पढ़नी है एक, पहले इससे पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं। देखो थ्योरम क्या है। हमने एक ट्राइंगल ले लिया, कोई भी ट्राइंगल है ABC, कोई भी ABC एक ट्राइंगल है, और हमने कहा ये जो AB है इसका मिड पॉइंट है D, और जो AC है इसका मिड पॉइंट है E। इसे मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये D और E क्या है? ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु। ठीक है, डी भी मिड पॉइंट है और ई भी मध्य बिंदु है, ई भी मिड पॉइंट है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर ये दोनों मिड पॉइंट हैं, दोनों मध्य बिंदु हैं, ठीक है, मैं कंडीशन बना रहा हूं नंबर 1,
यदि डी एंड ई, डी और ई मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तब इफ डी एंड ई और मिड पॉइंट्स देन जो डीई लाइन है वो पैरेलल होगी बीसी के। जो डीई लाइन है वो बीसी लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी। कब? जब ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है, तो पैरेलल हो गया। और जो डीई लाइन है बिल्कुल ठीक है, वो बीसी का क्या होगी, हाफ होगी, 1/2 बीसी। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है अगर ये मिड पॉइंट है तब, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तब ये कंडीशन होगी कि डीई और ये बीसी समांतर होंगी, पैरेलल, और डीई जो है वो बीसी की आधी होगी। अगर बीसी 10 है तो डीई कितनी हो जाएगी, 5। अगर डीई 4 है तो बीसी कितनी हो जाएगी, 8। समझ आया? चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज बताओ मुझे आप लोग, अगर मैं बात करूं जब डीई और बीसी पैरेलल हैं, समांतर हैं, तो देखना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होगा? क्यों? ये एकांतर कोण है। हाँ, ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। दो समांतर रेखाओं को जब तिरछी रेखा काटती है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये बराबर होंगे। अच्छा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। और अगर मैं बात करूं तो ये तो दोनों में कॉमन हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि जो ट्राइंगल ADE है, ट्राइंगल ADE है, वो ट्राइंगल ABC के कैसा होगा, सिमिलर होगा। वो सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC के। अब जब सिमिलर होगा तो हम इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं क्या? अगर मैं AD लिखूंगा, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AD, तो AD के करस्पॉन्डिंग भुजा साइड कौन सी होगी, AD के संगत भुजा कौन सी होगी? AD के संगत भुजा हो जाएगी AE। देखो, ये वाला और ये वाला ये समरूप हैं, तो AD के संगत भुजा हो गई AB, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूं DE, तो DE के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, DE के करस्पॉन्डिंग होगी BC। जैसा DE बनी है वैसा BC बनी है। तो हम इसे एक लाइन में ऐसा भी लिख सकते थे, देखो, या तो आप इसको ध्यान रख लेना, कैसे ध्यान रखोगे, देखो AD अपॉन AB बराबर DE अपॉन BC, या अगर हम इस DE को नीचे ले जाएं और AB को ऊपर ले जाएं तो यह आ जाएगा AD अपॉन DE, AD अपॉन DE। डायग्राम में चेक करो, AD अपॉन DE बराबर AB इधर आएगा तो AB अपॉन BC। देखो, AD अपॉन DE बराबर AB अपॉन BC बराबर AD अपॉन AB इक्वल टू आ जाएगा AC अपॉन AE। दोबारा बताओ, ये वाली इधर वाली लाइन है, इधर वाली बिल्कुल आ जाएगा भाई। अगर मैं बात करूं AE की बात करूं तो वो ऐसा आ जाएगा कि AE अपॉन ED बराबर AC अपॉन BC, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि ऐसा ना, जब ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इसमें प्रॉपर्टी ये बनेगी रियल में, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, AE अपॉन AC बराबर DE अपॉन BC, DE अपॉन BC। तो अब इसमें आप कोई भी दो चुन लो, है ना, चाहो तो इन दोनों को ले लो, चाहो तो इन दोनों को ले लो, है ना, या चलो हम इसे भी लिखवा देते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। समझ आया, है ना? यहां से इसको इक्वल करते हैं। हाँ, अच्छा, अगर मान लो इस AB को मैं, इस AB को AD प्लस AB लिख लूं, देखो इसी से एक प्रॉपर्टी और बन जाएगी। क्या बनेगी? देखो,
आप रिजल्ट नोट करना केवल, ठीक है। ये बनेगी, अगर हम इसमें एडी को तो ऐसे लिखा रहना तो एडी, और जो ए बी है इस ए बी को एडी अपॉन बी डी लिख लो, एडी प्लस बी डी ना, इस ए बी को एडी प्लस बी डी लिख दिया, बराबर ए ई को वैसे लिखा रहने दो, ए को, और ए सी को क्या लिख सकते हो, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, एडी अपॉन बी डी लिख दो या डी बी लिख दो, है ना, लिख दिया हमने बी डी। अब मैं इसको पलट दूं, अगर मैं इसको पलट दूं तो देखना क्या बनेगा, ये बनेगा ए डी प्लस बी डी अपॉन ए डी, बराबर इसको भी पलट दो, ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई। अब मैं अगर इसको अलग अलग करूं तो ए डी से ए डी कट जाएगा, बनाएगा प्लस बी डी अपॉन ए डी बराबर ए ई अपॉन ए ई बना जाएगा, प्लस ई सी अपॉन ए ई। और हम यहां देखेंगे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो अब इसका जो रिजल्ट है वो क्या आया, बी डी। अब पहले थोड़ा सा वो इसको क्रोनोलॉजी बनाने के लिए, सही बनाने के लिए एडी को ऊपर ले जाओ, एडी अपॉन बी डी, तो एडी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, जब इसको पलट दिया तो इसको पलट दो, ए सी अपॉन ई सी या ए सी अपॉन सी। देखो भाई एडी अपॉन बी डी, एडी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी, है ना, तो ये बन गई कंडीशन, है ना। तो बताओ समझ में आया। तो देखो हम किस किस तरह लगा सकते हैं, हम ए डी अपॉन डी ई बराबर ए बी अपॉन बी सी लिख सकते हैं, है ना, या हम ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी लिख सकते हैं, या ए डी अपॉन ए बी बराबर डी ई अपॉन बी सी लिख सकते हैं, या हम ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ लिया। अब ये तो थी कंडीशन 1, मतलब अगर ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है तब। अगर ये मध्य बिंदु नहीं है लेकिन समांतर रेखा है, जैसे कि हमने बनाया एक ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल बनाया एबीसी, और हमने कहा ये मिड पॉइंट नहीं है, इस बार डी और ई मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के, डीई और बीसी पैरेलल हैं इस बार। तो अगर ये पैरेलल है ना, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि डीई और बीसी, डीई जो है वो बीसी की आधी होगी, ये नहीं कह सकते हम, ठीक है। लेकिन सारी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है वो सब इसमें भी फॉलो करेंगी, कि अगर ये मिड पॉइंट नहीं है लेकिन ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तब भी हम ऐसा कह सकते हैं कि एडी अपॉन डीई, एडी अपॉन डीई बराबर ए बी अपॉन बी सी, या जो भी हमने प्रॉपर्टी चारों पढ़ी है पहले, मतलब ए बी अपॉन डी बी, ऐसा भी लिख सकते हो, ए बी अपॉन डी बी। देखो सॉरी ए बी नहीं, ए डी, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। जो भी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी इसमें भी वही बनेगी, सेम टू सेम, समझ गए। चलो नोट कर लो। तो ये दूसरी कंडीशन थी। पहली कंडीशन में क्या थे, ये दोनों मिड पॉइंट थे, जब मिड पॉइंट थे तो ये अपना पैरेलल हो गई थी और डी जो है बीसी की आधी हो गई थी। लेकिन अगर ये पैरेलल है केवल, तो आधी नहीं होगी डी बीसी की, लेकिन प्रॉपर्टी सारी वही फॉलो करेंगी जो सिमिलर, क्योंकि ट्रायंगल तो सिमिलर ही बनेंगे ना, सब लगेंगी। बस यहां पर जो डीई है वो बीसी की आधी नहीं होने की है, बस ये नहीं होने का, बाकी सारी प्रॉपर्टी काम करेगी। समझ आया, कर लिया नोट आप लोगों ने। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, अब आप इसको कर सकते हैं आसानी से। इसमें लिखा है ए क्यू जो है वो 4√2 सेंटीमीटर है, ए क्यू जो है वो 4√2 सेंटीमीटर है,
और QC है 6√2, QC है 6√2 और AB है 20। अच्छा AB 20 दे रखा है पूरा, और हमें PQ और BC पैरेलल दे रखी हैं। PQ और BC पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो इसका मतलब ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल ABC सिमिलर हुए, समरूप हुए। और हमसे पूछा क्या है, PB की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू बतानी है PB की। ठीक है, तो अब बताओ हमें क्या कंडीशन अप्लाई करनी चाहिए। AP/PB इक्वल टू आ जाएगा AQ/QC। देखो मेरे हिसाब से तो आप ऐसा करो कि आप AP/AB लगा लो, है ना, ऐसा थोड़ा आसान हो जाएगा। AP/AB, ठीक है, AP/AB। और तरीके से भी लगा दूंगा ना, बराबर, जब इधर AP लिया है तो इधर क्या लेंगे, AQ अपॉन इधर क्या लेंगे, AC, है ना, क्योंकि हमने पूरी AB ली थी तो AC लेंगे। अब AP कितनी है हमें नहीं पता, AP अपॉन AB कितनी है 20 इज इक्वल टू AQ कितना है 4√2 और AC कितनी बैठेगी, जब जोड़ देंगे तो 4 और 6 10 10√2। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। अब एक बात बताओ, हमें PQ मिल गया 8, PQ नहीं सॉरी AP, हमें AP मिल गया 8। अब जब AP 8 है, 8 सेंटीमीटर है और AB है 20, तो 20 में से 8 घटा दो तभी तो बचेगा, 20 माइनस 8 कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू हुई, PB की। यही हमसे पूछा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर। बताइए, तो जो थ्योरम मैंने आपको समझाई थी वो आपको क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखना, कल इसके और हाई लेवल अप्रोच लेके चलेंगे, कल मेंस वाले क्वेश्चन चलेंगे सब, ठीक है, और देखना आप उनको कितना आसानी से कर पाओगे। लेकिन थ्योरम, और मैं इसलिए मैं सारी थ्योरम एक साथ ना पढ़ाकर 1 बाय 1 करके थ्योरम पढ़ाऊंगा और उनके क्वेश्चन कराऊंगा। उससे क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी याद करने में, याद हो जाएंगी चीजें आपको। वरना सारी थ्योरम अगर मैं एक साथ पढ़ा दूंगा और वही बुक में लिखा है, फिर तो बुक वाला हिसाब हो जाएगा। तो अगर आपको याद ही नहीं होंगी तो थ्योरम आप लगाओगे कैसे, सोचोगे कैसे। कम से कम ये तो है, मैंने आपको थ्योरम लगा दी, पढ़ा दी थ्योरम इससे पहले, तो आप इसको अप्लाई तो कर सकते हो यहाँ पर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट है ट्राइंगल ABC में DE और BC पैरेलल हैं, डायग्राम बना लो। ठीक है, ट्राइंगल ABC है, इसके ऑप्शन कट रहे हैं, चलो कर देंगे। ट्राइंगल ABC है, उसने कहा DE और BC पैरेलल हैं। ठीक है, चलो एक तो पॉइंट हमने यहां ले लिया D, और एक पॉइंट हमने यहां ले लिया DE और BC पैरेलल है, समांतर है। और क्या दे रखा है, AD है 2 सेंटीमीटर, AD 2 सेंटीमीटर है, और DE 3 है, DE 3 सेंटीमीटर है, और BC 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ट्राइंगल ADE और क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज BCED, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना, और ऐसा ना हो आपके एग्जाम में मिल जाए। ठीक, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ADE ये है, और चतुर्भुज BCED इसका क्षेत्रफल, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं इसे अलग कलर से मार्क कर देता हूं। देखो, एक तो इस वाले का एरिया बताना है, ठीक है, और एक बताना है हमें इसका। है ना, इस वाले त्रिभुज का और इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, कौन सा है। देखो एक ऑप्शन और मिसिंग है इसमें, डी ऑप्शन लिख लेना, डी ऑप्शन लिख लो, 9:40 लिख लो। चलो ये ऑप्शन दे रखे हैं 9:49, 4:3, 9:16, 9:40। अब देखो मैं आपको समझाता हूं कि जब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल होगा कॉमन। ठीक है, तो कह सकते हैं जो ट्राइंगल ADE है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल किसके, ABC के। ADE ABC के समरूप होगा। ठीक है, अब जब समरूप है
तो हम कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो समानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, भुजाओं के वर्ग के। तो अगर मैं बात करूं कि ट्राइंगल एडीई का जो एरिया होगा, ट्राइंगल एडीई का जो एरिया यानी क्षेत्रफल होगा, और अपॉन ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा, एबीसी का एरिया यानी क्षेत्रफल, उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल एडीई की कोई सी एक साइड ले लो, बताओ कौन सी साइड लूं ट्राइंगल एडीई की, क्योंकि भुजाओं के वर्ग के प्रोपोर्शनल आएगा। अच्छा 9:40, ठीक है। अगर हम मान लो एडी ले लें, एडी के करस्पॉन्डिंग साइड हो गई एबी, एबी हमें नहीं पता, छोड़ो। डीई ले लो तो डी बीसी पता है, तो डीई कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर अपॉन एबीसी के लिए भुजा बीसी है, तो बीसी यानी 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां देखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49। ये समझ में आया। अब एक बात बताओ मुझे कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का कितना है, 49। रेशियो में देखो आप 49 है, और त्रिभुज ऊपर वाले त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल कितना है 9। एक बात बताओ, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो है 49 और इसका है 9, तो अगर मैं 49 में से ये 9 माइनस कर दूं तो ये बचेगा चतुर्भुज। ठीक है, तो ऊपर वाले ट्राइंगल एडीई का क्षेत्रफल कितना है 9, और चतुर्भुज इसका क्षेत्रफल कितना है 49 माइनस 9 यानी 40। तो ये हमारा ऑप्शन डी आंसर हो गया, 9:40। बताओ कोई टिपिकल क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलो, समझ में आना चाहिए बस, चाहे कितना स्लो पढ़ो समझ में आना चाहिए। जब समझ विकसित होगी, जब समझ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, उसके बाद आपकी स्पीड भी बनेगी। और आप स्टार्टिंग में स्पीड के लिए रो रहे हो कि स्पीड स्पीड स्पीड, तो ना तो बनेगी स्पीड ना होगी अंडरस्टैंडिंग क्लियर, है ना, फिर रहना ऐसी बस। चलिए, मैंने देखा है बहुत सारे टीचर स्पीड के पीछे दौड़ रहे हैं, स्पीड। अब एक बात बताओ, मान लो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, आपके 40 क्वेश्चन है ना, स्पीड आपकी बहुत बढ़िया, मैं मानता हूं कि 40 क्वेश्चन आप 10 मिनट में कर दोगे, इतनी बढ़िया स्पीड है ना। और आपके लेवल के क्वेश्चन आए नहीं, जिसमें आप स्पीड लगाते हो उस लेवल के क्वेश्चन आए नहीं, तो देखो कितना टाइम बच गया, क्वेश्चन भी बच गए सारे और टाइम भी बच गया। आराम से जो है मूंगफली लेके जाना, मूंगफली खाना वहां बैठ के। चलो नेक्स्ट, ट्राइंगल एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और एसी के मध्य बिंदु हैं, डीई 4 है तो बीसी का मान बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। 2004 बिल्कुल ठीक। हाँ देखो, ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल एबीसी में डी और ई, एबी का मिड पॉइंट है डी और एसी का मिड पॉइंट है ई, ये मध्य बिंदु है। अगर हम इनको मिला दें तो डीई जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके, बीसी के, वो पैरेलल होगी बीसी के, ये दोनों समांतर होंगी। और जब ये मिड पॉइंट है तो हमने लिखाया है मिड पॉइंट थ्योरम में कि जो डीई है वो हाफ होगी किसकी, बीसी की, डीई बीसी की आधी होगी। उसने कहा डीई 4 है, तो एक बात बताओ, जब ये आधी है तो ये दुगनी तो होगी, तो ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, तो बीसी का मान कितना आ जाएगा 8। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बताइए, समझ आया। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फिर कल थोड़ा अप्रोच चेंज करेंगे, कल और कोई नेक्स्ट थ्योरम पढ़ाएंगे और उसके बेस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये लो, ट्राइंगल एबीसी में हमारा तो क्वेश्चन ही गलत हो गया है, रुक जाओ। ये है ट्राइंगल एबीसी में एबी का मध्य बिंदु, पी और क्यू क्रम से एबी और बीसी एसी का मध्य बिंदु है, और ट्राइंगल एपी क्यू और बीसी क्यू, चतुर्भुज बीसी क्यू पी का क्षेत्रफल बताना है। जबकि हमें एक चीज और दे रखी है इसमें वैल्यू, हमें बीसी की वैल्यू दे रखी है, यहाँ क्वेश्चन में मिसिंग है ना। इफ बीसी इज इक्वल टू 15.32 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, और हमें वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीसी। नहीं, हाँ हमें बताना है ट्राइंगल एपीक्यू का एरिया और क्वाड्रिलेटरल बीसीक्यूपी का एरिया, इनका अनुपात बताना है। ये ऑप्शन दे रखे हैं, ये थोड़ा सा मिसिंग है ये, तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हो 2.15
रेशियो 5.21, ये ऑप्शन है इसका डी। करो आप लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, माइंड की एक्सरसाइज है, दिमाग की तुम्हारे। चलो एक अनुपात 3, 1:3, ठीक, बहुत बढ़िया। हमें कहा ए बी में पी तो ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है पी, और ए सी का मिड पॉइंट है क्यू। तो अगर हम इनको मिला दें तो ये पी क्यू और बी सी पैरेलल होंगी, और जो पी क्यू है वो बी सी की आधी होगी, तो इसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। इस बीसी को अगर लेके चलोगे तो टाइम खराब कर देगा ये सब कुछ, ठीक है। इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है अगर ये 2 है तो ये 1 होगी, और हमें तो रेशियो की बात चल रही है। तो जो अगर मैं बात करूं यहाँ ट्राइंगल ए, अभी हमने पढ़ाया था ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल ए बी सी के, ए पी क्यू और ए बी सी सिमिलर होंगे। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया, ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया ए बटे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। तो अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए पी क्यू लिया है तो पी क्यू का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, और बी सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो अगर पूरे ए बी सी का एरिया 4 है, पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 4 है, और ऊपर वाले ट्राइंगल ए पी क्यू का 1 है, इस वाले ट्राइंगल का एरिया 1 है, और पूरे का 4 है, तो इसका कितना बचा, 3 बचा। तो ये तो पूछा है कि ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया और क्वाड्रिलेटरल बी सी क्यू पी, बी सी क्यू पी का एरिया का रेशियो पूछा है। तो ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया कितना आ गया, 1, और ट्राइंगल इसका क्वाड्रिलेटरल का कितना आ गया, है ना, ये आंसर आ गया। और जो समझो इसमें उलझ गया ना इसमें, तो उसका सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, 100% लिख के दे रहा हूं। जो इसमें उलझ गया उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला, आज ही लिख कर रख लो, है ना। आपका नहीं कह रहा, आपका हो सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अप्रोच आपकी डेवलप होगी, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नई क्लास में। और हाँ, एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, एक हमारा यूट्यूब का चैनल है मैथ्स बाय निगम, मैथ्स बाय निगम, इसको आप जो है सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और हम इस पर जो है वो प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस चलेगी इस पर, और क्रैश कोर्स, ठीक है। यूपी एसआई के लिए अभी 1-2 दिन में बस क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है ना। हाँ, यूपी एसआई के लिए फिलहाल, ठीक है। यूपी पी भी है इसमें और यूपी एसआई भी है, उसके लिए क्रैश कोर्स हम कर रहे हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा। 1 दिन में 1 चैप्टर हम कंप्लीट कर लिया करेंगे, उसके बाद फिर महामैराथन कराएंगे, है ना, 7-8 घंटे की, जिसमें पूरे सारे सभी चैप्टर का निचोड़ रखेंगे एग्जाम से 1-2 दिन पहले। ओके, ठीक है, थैंक यू क्लास।